नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नेपाल के हिंसक प्रदर्शन, उत्तराखंड बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कड़ी निगरानी के दिए निर्देश। पीएम मोदी 11 सितंबर को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। उत्तरकाशी, चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर धामी और अधिकारियों संग करेंगे बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक आज। आपदा के बाद पुनर्निर्माण और राहत कार्यों पर हो सकता है अहम फैसला। कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन पर होगी चर्चा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित की श्रद्धा सुमन। बोले, आधुनिक भारत के निर्माण में पंत जी की रही महत्वपूर्ण भूमिका। तुर्की के खंजरपुर में सांपों के जहर के अवैध कारोबार का भंडाफोड़। वन विभाग की छापेमारी में 86 जहरीले सांप हुए बरामद। कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उन पर मोहर लगने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार हालिया आपदा के बाद पुनः निर्माण और राहत कार्यों से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन पर भी चर्चा होगी। बैठक में पर्यटन, राजस्व, आबकारी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बैठक से राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुछ अहम निर्णय सामने आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पड़ोसी देश नेपाल में हाल के दिनों में उत्पन्न हुए राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के 3 सीमांत जनपदों चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नेपाल से सटी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं और वहां किसी भी असामाजिक या उत्पाती तत्व की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी भी सतत रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाहें, भ्रामक सूचना या उकसाने वाले कंटेंट पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एवं एसएसबी के साथ निरंतर संपर्क व समन्वय बनाकर कार्य करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वे दोपहर को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उत्तरकाशी और चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उत्तरकाशी एवं चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री वापस से एयरपोर्ट आएंगे
और सीएम धामी समेत राज्य के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख यानी कि कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां रहेंगे? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले दिनों आपदा आई है उससे एक बड़ा आर्थिक नुकसान उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड के जनमानस का हुआ है, जिसके मद्देनजर 5,702 करोड़ का प्रस्तावित एस्टिमेट उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। और इसी एस्टिमेट के लगातार सरकार की कोशिश है कि भारत सरकार को आकलन करने वाली जो आगणन कमेटी यहाँ पर आई है उनके सामने जो वस्तु स्थिति का नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जाए और पूरी रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इसी कड़ी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के दरमियान जौलीग्रांट पर जरूर मुख्यमंत्री के साथ और उत्तराखंड सरकार के काबीना मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ उनकी मौजूदगी जरूर रहेगी। वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जो सर्वेक्षण होगा वो हवाई सर्वेक्षण होगा, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और कुमाऊं क्षेत्र का, यानी वो चॉपर के जरिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे और आकलन करेंगे कि किस तरीके की आपदा उत्तराखंड में आई है, किस तरीके से नदियों के कटान से या भूस्खलन से कितना नुकसान थराली क्षेत्र में हुआ है। और उसका आकलन करने वाली जो कमेटी भारत सरकार को जब रिपोर्ट सौंपेगी, और प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास की जो तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं उस पर किस तरीके से विकास किया जाए ताकि वो चरणबद्ध तरीके से हो और पहाड़ों को उसका नुकसान न पहुंचे। इसको लेकर के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर आकर के कल पहुंचेंगे और उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उत्तराखंड के लिए सबकी उम्मीदें यही है, सरकार की भी उम्मीदें यही है, मुख्यमंत्री की उम्मीद यही है कि जो भारत सरकार आर्थिक रूप से मदद करना चाहेगी उसमें एक बड़ा पैकेज उत्तराखंड को जरूर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और काबीना मंत्रियों की मुलाकात जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री से होने वाली है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर वक्ता, समाज सुधारक एवं भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके विचार हमें सदैव जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। रुड़की के खंजरपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांपों के जहर के अवैध कारोबार की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टीम को मौके से 86 जहरीले सांप बरामद हुए हैं, जिनमें कोबरा और रसेल वाइपर जैसे खतरनाक प्रजातियां शामिल हैं। पीपल फॉर एनिमल्स संगठन के गौरव गुप्ता की शिकायत पर खंजरपुर स्थित एक गोदाम में वन विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां सांपों की तस्करी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। छापेमारी में 86 सांप बरामद किए गए। गोदाम मालिक मौके से फरार है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कारोबार का लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था और अब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी PFA करके एक वो, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पर अभी कार्रवाई की। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में,
और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं, और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ उन पर मोहर लगने की भी संभावना है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर के भी विचार हो रहा है, तो कई महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे जिन पर आज मोहर लगने की संभावना है। बैठक में पर्यटन, राजस्व, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है पूरी बैठक को लेकर के? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा कि मानसून सीजन के दरमियान ये उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक जो इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में चल रही है, और इस बैठक में खासा महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड आपदा ग्रसित इस समय इलाका जरूर कहेंगे कि उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में जो लगातार जो बारिश हुई है उसके भूस्खलन हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो खेत खलियान थी वो नष्ट हुई है, उसको लेकर के मुआवजे का ऐलान भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किया है, जिला प्रशासन को आकलन करने के लिए निर्धारित किया है, और इसके अलावा अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके जिम्मेदार महकमों के जिम्मेदार कंधों को क्षेत्र में भेज करके पूरा आगणन करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को बना करके 5,702 करोड़ का भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज आपदा प्रभावित इलाकों में मुआवजा किस रकम पर दिया जाए, मुआवजे के नियम को शिथिलीकरण कैसे किया जाए, या इसको लेकर के भारत सरकार में क्या आगरण पेश किया जाए, उसको लेकर कैबिनेट आज बड़ा निर्णय ले सकती है, जिसका सीधा सीधा लाभ उत्तराखंड के जनमानस को और पीड़ित परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में जो हेली सेवाओं का संचालन शुरू हुआ है, दोबारा से उस हेली सेवाओं के संचालन में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं पहले थी, उस अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए नियमों में कठोरता और किराए दर को बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट भी आज अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए यूकाडा को निर्देशित कर सकती है। तीसरा बड़ा मुद्दा है पर्यटन को लेकर के जिस तरीके से आपदा प्रभावित इलाकों में नुकसान हुआ है, सड़कें कई मीटर तक ध्वस्त हो गई हैं, नदी नाले उफान पर आने की वजह से भूस्खलन से बड़े बड़े बोल्डर सड़कों को खत्म करने में कामयाब हुए हैं, उसको लेकर के पर्यटन को लेकर के कि रोपवे नीति को उत्तराखंड में किस तरीके से संचालित किया जाए, या पर्यटनों के नए डेस्टिनेशन पर जाने का जो वैकल्पिक मार्ग होगा उस पर कैबिनेट अपनी आज मंजूरी देगी, ताकि कैबिनेट विभाग के प्रस्ताव पर, पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी और राज्य सरकार उसको धरातल पर क्रियान्वित करने का काम करेगी। इसके अलावा शिक्षा के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख आ रहे हैं, जिसमें 1 मेगावाट 100 मेगावाट की जो सोलर से बिजली बनाने की क्षमता है, उसमें उस प्रस्ताव को बढ़ाने पर विचार करने के लिए कैबिनेट के सम्मुख भी आज लाया जा सकता है, और कैबिनेट उस पर अपना अंतिम निर्णय देगी। लेकिन खासा श्वेता ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपदा के बाद मानसून सीजन का जाता हुआ वक्त है ये, और ऐसे में धामी सरकार की ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में जो हालात बने हैं उससे उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद है, चाहे चंपावत हो या पिथौरागढ़ हो या धारचूला वाला इलाका हो, वहां पर जिला प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीलबंद करने के साथ साथ अपने जिला प्रशासन और अपनी इंटेल को मजबूत करने के लिए सरकार कैबिनेट में भी कोई निर्णय जरूर ला सकती है या कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है। के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार विकास भवन सभागार में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जनता को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। उन्होंने साफ किया कि लापरवाही या लचर रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्राम लेवल से
लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं रामनगर उत्तराखंड से खबर है, जहां पर साइबर ठगी और धोखाधड़ी के दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें कुल मिलाकर 4 लाख से अधिक की ठगी की गई है। पहले मामले में हरजिंदर पाल पुत्र सरजीत निवासी वेरिया पोस्ट आरटीसी हेमपुर ने तहरीर दी कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी विशाल ने उससे 3,25,000 की ठगी की। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरे मामले में श्रद्धा सिंघल पुत्र अरविंद कुमार सिंघल रामनगर ने बताया कि साइबर ठगी के जरिए उसके क्रेडिट कार्ड से 79,481 और डेबिट कार्ड से 1,67,000 की धोखाधड़ी की गई है। पोर्टल पर हमें साइबर ठगी की शिकायत मिली थी, जिसके द्वारा हमारे द्वारा प्रश्न जांच किया गया। जांच में सत्य पाई कि इन दोनों मामलों में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस संबंध में विचारणा की जाएगी। एक मामले में 1.5 लाख है और एक में 3.5 लाख के करीब की ठगी की गई है। बाकी इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय गोलापार स्टेडियम में व्यवस्थाओं के बीच हो रही फेंसिंग प्रतियोगिता में शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत निरीक्षण के लिए स्टेडियम पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर को कल 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता के दौरान स्टेडियम में कूलिंग सिस्टम फेल होने की जानकारी मिली। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हल्द्वानी स्टेडियम की कूलिंग सिस्टम को लेकर एशियन फेंसिंग महासंघ के महासचिव राजीव मेहता ने भी खेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। हालांकि स्टेडियम का कूलिंग सिस्टम देर शाम तक ठीक कर दिया गया, लेकिन स्टेडियम की अव्यवस्थाओं को परखने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी स्टेडियम का दौरा किया। एशियन फेंसिंग महासंघ के महासचिव राजीव मेहता ने भी स्टेडियम की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बाद सीएम ने इस बात का संज्ञान लिया। बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन हो रहा है। कल की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मुझे प्राप्त हुए कि यहाँ पे जिस प्रकार की कोई भी कमी है उसको स्वयं देख लें। तो आज मैंने देखा, सुबह ही टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया था और जो वेंडर्स हैं इनको कल शाम को बता दिया था। एक बड़ी कमी मुझे लगता है जो है वो है कि एएमसी यहाँ पे नहीं है और इस तरह के जो इक्विपमेंट होता है, महंगा इक्विपमेंट होता है, चाहे स्विमिंग का हो, चाहे फेंसिंग का हो, एसी का हो, एएमसी करने के लिए अभी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मैंने कहा वो उसको कर भी देंगे। सेकेंडली, ये जो टेम्परेचर का इशू आ रहा है, इसको अंदर भी इसको मॉनिटर किया जाए। उसको केवल मतलब उस पर कोई कोई उस पर अटकलबाजी ना करे, उसको फिजिकली देख ले कि क्या दिक्कत है। तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और इन द लॉन्ग टर्म हमने बेसिकली शासन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो एसेट्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए चाहे स्वयं से चाहे किसी अन्य माध्यम से किसी प्रोफेशनल बॉडी को देने के लिए उसकी भी यहाँ से रिकमेंडेशन है हमने किया। वी आर वेरी कंफर्टेबल। कल सीएम साहब का भी फ़ोन आया था मुझे और सीएम साहब ने बड़ा क्विक एक्शन लिया इसमें। आशीष चौहान जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं वो रात में 7-12 बजे तक टच में थे और क्रेडिट गोज टू आशीष चौहान एंड दीपक रावत जी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड बाय द सीएम। और सुबह 3 बजे हमारा एयर कंडीशन ठीक हुआ है, बट अभी थोड़ा सा उसमें हम चाहते हैं मेंटेन हो जाए 18 तक, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वो 18 से 22 डिग्री चाहिए होता है। तो मुझे लगता है आज शाम तक ठीक कर देंगे इसको, बट वी आर कंफर्टेबल दैट। आई एम वेरी थैंकफुल टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार भले ही धीरे धीरे थमी हो, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को लेकर 15 सितंबर के बाद 2 टारगेट निश्चित किए हैं। पहला टारगेट 36 किलोमीटर सड़कों को लेकर रखा गया। टारगेट में ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनको रिन्यूअल की आवश्यकता होगी और इस टारगेट को 15 सितंबर से लेकर नवंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा टारगेट उन सड़कों को लेकर है जिन सड़कों को पेच वर्क की आवश्यकता होगी। इन सड़कों का काम भी 15 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए 100 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। जिन सड़कों में पेच वर्क होना है उन सड़कों को अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक ठीक कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग डिवीजन के पास 136 किलोमीटर सड़कों का टारगेट है, जिसको 15 सितंबर से ठीक करने की कवायद शुरू की जाएगी।
वर्तमान में कि अत्यधिक बरसात या अतिवृष्टि के कारण जो हमारे विभिन्न मोटर मार्ग जो कि लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं अथवा पैच बन रहे हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे जो हमारे जो मुख्य मार्ग है जैसे नैनीताल बरेली रोड हो गई या कालाडूंगी सड़कें हुई, इन पे जो कि हम जो अति आवश्यक और जो क्रिटिकल जो पैचेज हैं उसको जो कच्चे या पक्के पैच जो कि हम लगातार बना रहे हैं, परंतु हमारे जो मानसून अवधि या 15 सितंबर के बाद जो कि संभावित रहती है समाप्त होने के, तो उसके उपरांत जो कि हमने जो कि पूरे जो कि मुख्य सड़कों पे और अन्य सड़कों पे जो कि पैच मरम्मत हेतु जो कार्य योजना जो कि तैयार कर लिया गया है, जिसका जो उच्च अधिकारियों द्वारा भी जो कि सहमति प्रदान की गई है। तो हम लोग जो कि 15 सितंबर के बाद जो कि उस कार्य योजना के बाद जो कि कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे जो कि हमारे जो कि सड़कें जो कि यातायात हेतु जो कि सुरक्षित और सुगम उपलब्ध रह सके। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की वर्तमान और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधित्व पर चल रहे आपराधिक मुकदमों की लंबी अवधि तक लटके रहने पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के कोई मामले विभिन्न अदालतों में 10 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2023 में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई का आदेश दे चुका है। इस आदेश के अनुपालन में इस मुकदमे को नामित अदालत में भेजकर दिन प्रतिदिन की सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने संबंधित उच्च न्यायालय को इन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति राकेश ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की और इस दौरान राज्य सरकार के उपअधिवक्ता JS विक्र ने जानकारी दी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।